जाएंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 हिंदी भाषा का विकास। पहला अध्याय है हिंदी भाषा का विकास। आइए समझते हैं भाषा। भाषा क्या है? मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। प्रश्न बनता है किस धातु से हुई है? भास धातु, जिसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। हिंदी संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है। किसकी वंशज है? संस्कृत की वंशज है। हिंदी जो है संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है। हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फारसी भाषा के हिंद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। फारसियों, चूंकि फारसी स को ह कहते थे, इसलिए उनके जो कहने की प्रवृत्ति है उसके कारण सिंधु से हिंद और फिर अपभ्रंशों के बाद में हिंदी बना। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त व ग्रहण करता है। वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, किंतु सबका मत अलग अलग है। अब आइए देखते हैं कुछ वैज्ञानिक हैं जो अपना भाषा के आधार पर क्या लक्षण बताए हैं। तो देखते हैं। एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मंगलदेव शास्त्री जी क्या कहते हैं? मंगलदेव शास्त्री जी कहते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक तथा वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता है। वह शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। वहीं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी क्या कहते हैं कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ी ध्वनि संकेत प्रणाली को ही भाषा कहते हैं। तो ये कुछ वैज्ञानिक जो थे हिंदी के, उन्होंने ये कहा है। अब आइए जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी कब से प्रचलित है, क्या इसका काल है, आइए जानते हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा किया गया। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है कि संस्कृत को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत का अन्य नाम आर्य भाषा है या फिर देव भाषा, जो कि 3500 वर्ष पुराना है। इसकी उत्पत्ति के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसको 3 कालों में हम बांट सकते हैं। 3 कालों में पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका काल है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या आता है कि वेद, जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब वैदिक संस्कृत में है। दूसरा है लौकिक संस्कृत। संस्कृत के कवियों जैसे वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, श्रीहर्ष हैं, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि वाल्मीकि ने जो अपनी रचनाएं की हैं तो किस भाषा में है? तो संस्कृत लौकिक है, लौकिक संस्कृत में। अगला देखते हैं, दूसरा जो है मध्यकालीन आर्य भाषा। पहला था प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो काल है इसको देखते हैं। इसका काल है 1000 ईस्वी से
सॉरी 1000 ईस्वी पूर्व, यहाँ 1000 ईस्वी पूर्व, यहाँ संशोधन है। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल जो है 500 बीसी है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक इसका काल है। मध्यकालीन भाषा को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है पाली, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है प्राकृत भाषा। प्राकृत में क्या है, जैन धर्म, जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत में है, जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है अपभ्रंश। अपभ्रंश को इसका जो कार्यकाल है भाषा माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अपभ्रंश के बाद जो कुछ पुस्तकों में हमें अवहट्ट भी देखने को मिलेगा, अवहट्ट। अवहट्ट का काल क्या है, ये इसी का है, अपभ्रंश का ही ये भाग है। अपभ्रंश 500 से 1000 है, तो अवहट्ट को 900 से 1100, 900 से 1100 मानते हैं। किसको, अवहट्ट, अवहट्ट प्राकृत काल को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, जो कि आधुनिक आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा को हम लोग 1000 ईस्वी से जो अब तक चल रही है उसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जा सकता है। इसमें भी कई काल हैं, प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। प्राचीन को हम 1100 से 1400, प्राचीन काल को हम 1100 से 1400, एक सेकेंड, प्राचीन काल को हम 1100 से 1400, इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन हिंदी, प्राचीन जो है 1100 से 1400, और दूसरा हमारा हो जाएगा मध्यकालीन है। मध्यकालीन को हम 1400 से 1850, 1400 से 1850, और तीसरा है आधुनिक है, इसको हम 1850 से अब तक, 1850 से अब तक मानते हैं। ये 3 काल आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं आधुनिक के बारे में। इसमें भी है, भारत में मुख्य रूप से 2 बोली बोली जाती है। भारत में 2 परिवारों की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। पहला है आर्य परिवार और दूसरा है द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार उसे कहते हैं जो कि उत्तर भारत में बोली जाती है, उत्तर भारत, ध्यान दीजिए। और द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में, राहुल द्रविड़ है ना साउथ के, इसलिए द्रविड़ परिवार जो है दक्षिण भारत में, जैसे तेलुगु आंध्र प्रदेश में है, तमिल भाषा जो है तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, और मलयालम केरल में बोली जाती है। अब आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे कि सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया। भारत की प्राचीनतम भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। प्रश्न पूछ चुका है कई बार, भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है, तो वैदिक संस्कृत। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश, हिंदी से। मित्रों, चूंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज के लिए किसी एक भाषा को चुनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जो हमारी राजभाषा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान दीजिएगा, राजभाषा। राजभाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, राजभाषा है। तो ये संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949, डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित किया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूछता है कि लिपि क्या है, देवनागरी है, और राजभाषा हिंदी है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में स्वीकृत हुआ। आगे हम बताएंगे आपको अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा का वर्णन है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और तब से ही हिंदी हमारे देश की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा है। राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 343 से 351, 343 से नोट कर लीजिएगा, 343 से 351 तक। इन अनुच्छेदों में केंद्र सरकार ने उन दायित्वों का भी उल्लेख किया है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। केंद्र सरकार ने इन्हीं दायित्वों का पालन करने के लिए राजभाषा आयोग 1955, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी महत्वपूर्ण चीज है कि राजभाषा आयोग 1955 क्या हुआ है, गठन हुआ है। राजभाषा आयोग का 1955 में गठन हुआ है और ये पारित कब हुआ है, राजभाषा अधिनियम 1976 में पारित हुआ है। तो यहाँ भी प्रश्न बन जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में और यह 1976 में पारित हुआ। वास्तव में राजभाषा हिंदी का प्रयोग शासन, प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका में किया जाना चाहिए, परंतु राजनीतिक कारणों से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट केंद्र सरकार ने दी है। अगले जाते हैं पेज पे। अनिश्चित काल के लिए दिया हुआ है। यही कारण है कि हिंदी अभी तक पूर्ण रूप से घोषित राजभाषा होते हुए भी राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त करना चाहिए वो दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी है जिसकी वह हकदार है। आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, प्रश्न इससे बहुत पूछते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का गौरव प्रदान किया है, न कि राष्ट्रभाषा का। ठीक है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर, ध्यान दीजिएगा, नेशनल लैंग्वेज न होकर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रश्न पूछता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो हमें क्वेश्चन का आंसर ये देना है राजभाषा। ध्यान दीजिएगा, ये राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे चलते हैं। वैधानिक दृष्टि से इसे राजभाषा कहना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा। भ्रम से प्रायः हिंदी राष्ट्रभाषा समझी जाती है, जो कि गलत है। आगे चलते हैं कि मूल संविधान में देखते हैं कि कुल कितनी भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है भाषा का। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न इससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, शुरू में 14 भाषाएं। अब ध्यान दीजिएगा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, 14 ये थी,
एक इसमें जोड़ दिया गया, 15 हो गया, और फिर 3 और जोड़ दिया गया, कुल हो गया 18। अब देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली क्वेश्चन पूछता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? तो यह है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न बन जाता है, इसी में घुमा देगा कि निम्नलिखित में से इसमें से 3 दे देगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, और एक नहीं देगा, कहेगा कि इनमें से कौन जोड़ा नहीं गया है। तो ये अधिनियम, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला ध्यान दीजिए, जब टोटल जोड़ दिए कुल, तो पहले था कितना, यहाँ से देखिए ये 14 था, यहाँ से कुल भाषाएं 14, ठीक है। यहाँ से देखिए कुल कितनी भाषाएं हो गई, ये 14 थी, और एक ये 15 थी, 18, और इसमें हमने 4 जोड़ दिया, कुल मिला के 22 भाषाएं, 22 शामिल करने के बाद कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? पहले ध्यान दे दीजिए, बारी बारी हम सबको बता दे रहे हैं कि पहले थी, क्या थी? पहले कश्मीरी, पहले थी कश्मीरी, दूसरा सिंधी, तीसरा पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये लास्ट में 4 भाषाएं जोड़कर टोटल भाषाएं 22 हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक भाषा है। हिंदी भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन बनता है, किस भाषा परिवार का? तो ये हो गया भारोपी भाषा परिवार का। अब आइए देखते हैं हिंदी की जो उपभाषाएं क्या हैं और बोलियां क्या हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसको देखते हैं, विस्तार से समझते हैं कि हिंदी उपभाषा की बोलियां। हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं, कितनी हैं? 5, और बोलियां 18। चूंकि और भी बोलियां हैं इसमें करीब 40 के करीब, और जो कि जोड़ने की मांग हो रही है, तो अभी वो पेंडिंग में है। आइए देखते हैं अपभ्रंश, अर्धमागधी, मगध, आपने सुना ही होगा मगध, अर्धमागधी कौन सी भाषा की उपभाषा है? ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, अवध नरेश, जानते हैं आप, अवधी अयोध्या, और उससे सटा रायबरेली, इन जिलों में बोली जाती है मुख्यतः। और बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? रायपुर, ठीक है। अगला देखते हैं, जो सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश, ये है पश्चिमी हिंदी का उपभाषा है, और ये इसमें 1 2 3 4 5 को 5 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं खड़ी बोली जो कि कौरवी या सर हिंदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। एनसीआर क्षेत्र में, रीजन में ये बोली जाती है, जैसे मेरठ साइड। दूसरा है ब्रज भाषा, इसको अंतर्वेदी भी बोलते हैं, जो कि मथुरा, एटा, भरतपुर, राजस्थान के कुछ जिले, भरतपुर और अलवर, ये दोनों राजस्थान के हैं। मथुरा, एटा उत्तर प्रदेश। ये ब्रज भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है बुंदेली जो है
झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा तो कन्नौज में ही बोली जाती है, जहाँ का इत्र प्रसिद्ध है। अगला है हरियाणवी। हरियाणवी बांगरू। मुझे याद है कि एक मैंने परीक्षा दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था बांगरू। अब मुझे उस समय दिमाग में नहीं चला बांगरू कहाँ से, ये नया शब्द मेरे लिए लग रहा था। तो ध्यान दीजिएगा कि हरियाणवी को ही बांगरू भाषा बोलते हैं, जो कि हरियाणा के रोहतक और हिसार जिलों में बोली जाती है। अगला देखते हैं, सौर श्रेणी में ही आएगा ये राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो है कहाँ, मारवाड़ी, मारवाड़, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। अगला देखते हैं, उसी में है जयपुरी। मारवाड़ी के बाद जयपुरी, मेवाती, मालवी। जयपुरी इसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, जो कि जयपुर में बोली जाती है। मेवाती मेवात और मालवी उज्जैन में बोली जाती है। ठीक। अगला देखते हैं खस। ये सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है और इसकी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी देखते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, नाम ये पहाड़ी क्षेत्रों में, गढ़वाल, कुमायूं, कुल्लू, ठीक है, गढ़वाली। गढ़वाली भाषा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का नाम आपने सुना ही होगा, टिहरी गढ़वाल। कुमायूं, कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है, नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। कुल्लुई, कुल्लू मनाली सुना ही होगा, मंडियाली इसको बोलते हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश, ये बोली जाती है। अगला है मागधी अपभ्रंश। मागधी मगध प्रदेश, जो कि बिहार में पड़ता है, सुना भी होगा, एक ट्रेन भी चलती है मगध एक्सप्रेस बिहार से। मागधी अपभ्रंश ये कहाँ से ये कौन कौन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बोली जाती है आपका मैथिली, दरभंगा और मुंगेर में। आपने मैथिली के गाने भी सुने होंगे, मैथिली दरभंगा और मुंगेर में। जो मगही है पटना और गया में बोली जाती है। और भोजपुरी तो आप जानते ही हैं, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।